अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। आज एक दफ़ा फिर आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे रिमाइंडर क्या कहते हैं मेमोरी रिमाइंडर आया 3 दिन पहले कि हमारे यूट्यूब चैनल को 1 साल कंप्लीट हो गया। और जब मैंने अपनी वीडियोस देखी तो टोटल वीडियोस जो हमारे चैनल पे आ रही थी ऑलमोस्ट 14 या 15 वीडियोस हैं पूरे साल के अंदर। तो क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हम लोग अपने ऑफिस वर्क के अंदर इतना ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि वीडियो बनाने का एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता, और बड़ी मुश्किल से जो भी वीडियो बनती है वो कोशिश करते हैं कि हम अपलोड करें। और अभी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनको अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उनको एडिट करना होता है, उसके अंदर 100 चीज़ें करनी होती हैं, तो वो हमारी टीम से नहीं होता क्योंकि हम इसके अंदर स्पेशलाइज नहीं हैं। तो मैं सिर्फ आज दोबारा इस चीज़ को शुरू करने चाह रहा हूँ, चैनल को दोबारा से वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। एंड आई होप कि आई ट्राई टू मेक इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। मेरे पास केसेस डेली बेसिस पे आते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं उनको आपके साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो मैं समझता हूँ कि कॉमन मिस्टेक्स कर रहे होते हैं हम लोग। अब उसके अंदर एक मेरे पास 4 दिन पहले एक यूके का एक केस आया था जिसमें वो मुहतरम ऑलरेडी यूके में ट्रैवल करके आए थे 2011 में, ऑलमोस्ट 2010-11 में वो एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे गए थे। आपको याद होगा कि एक टाइम था जब यूके के लिए बहुत से स्टूडेंट्स ने ट्रैवल किया था जो स्टूडेंट नहीं थे एक्चुअली, चाहे वो 40 साल का है, वो 45 साल का है, 20 साल का है, वो हर कोई जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पे ट्रैवल कर रहा था। एक टाइम आया था, उस वक़्त ना कोई यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट था, ना कोई कॉलेज का कॉन्सेप्ट था, बस वीज़ा लग रहा था और लोग भाग रहे थे यहाँ से, और वहाँ पे वर्किंग राइट्स भी कोई नहीं थे। और जो एक्चुअली प्रॉब्लम उस वक़्त यही थी कि जो कॉलेजेस वगैरह बने थे वहाँ पे, उसमें यही था कि नीचे 2 शॉप्स हैं और ऊपर एक वो बाथरूम जितनी जगह थी, और उसको कॉलेज के नाम पर रजिस्टर्ड करवाया हुआ था। और वो ठीक 3 से 6 महीने के बाद वो सारे के सारे कॉलेजेस जो थे वो कोलैप्स कर गए थे, सारे बंद हो गए थे, और जितने भी स्टूडेंट थे वो वहाँ पर फिर इलीगल हो गए थे। उसको होम ऑफिस, यूके होम ऑफिस ने फिर बाद में उनको इंटरटेन कोई नहीं किया था, ठीक हो गया। तो इन सारे स्टूडेंट्स ने फिर क्या किया उस वक्त, क्योंकि यूके यूरोप में आता था, उनको वीज़ा लेने की भी इतनी नहीं थी ज़रूरत, उन्हें सिर्फ ट्रेन लेते थे और वो यूरोप जा सकते थे। मेरे पास जो क्लाइंट आया उनकी भी सूरत हाल कुछ ऐसी थी। उन्होंने यूके में 2 से 3 महीने, 2 महीने आई थिंक उन्होंने स्टे किया। उसके बाद उन्होंने ट्रेन ली और फ्रांस चले गए। वहाँ पे 2 महीने वहाँ पे वो रुके। क्यों? क्योंकि पीछे से जो कॉलेज था उनका वो बंद हो चुका था, तो पीछे स्टडी नहीं हो रही थी, ख़त्म हो गया सब कुछ। वो यूरोप गए सिर्फ घूमने फिरने के लिए 2 महीने, वहाँ पे 1 महीना या 2 महीने स्टे किया, और वहाँ से फिर दोबारा उन्होंने पाकिस्तान की टिकट ली और वापस आ गए, ख़त्म। यानी कि उन्होंने कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं की, ठीक है, ना वो ओवरस्टे हुए ना इलीगल एक्टिविटी की। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद दोबारा उन्होंने अप्लाई किया। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ थोड़ी सी गलती की थी, जो हर आने वाला, मेरे पास हर तीसरा बंदा, आप कह सकते हैं 25 to 40% जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, एक टाइम होता है आपके पास, आपका एक टाइम होता है जब आप अर्ली एज में होते हैं, टीन कह लें, या यानी जब आप ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट की एज में होते हैं, तो उस वक्त आप लोग ये देखते हैं कि भाई हमें किसी भी तरह से बाहर जाना है, कोई भी तरीक़ेकार इख्तियार करना है, हमने बाहर जाना है। तो लोग अपनी फेक डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं कुछ एजेंट हजरात के कहने के ऊपर। क्यों? अब वो जो एजेंट होते हैं, कि मैं चीज़ें बार बार डिस्कस करता हूँ, आप कहते होंगे कि एक ही चीज़ को बार बार डिस्कस कर रहा है, पहले भी मैं कर चुका हूँ, क्योंकि केस थोड़ा सा डिफरेंट नोयत से था, इसलिए मैंने दोबारा करना ज़रूरी समझा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फेक उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन की, मतलब अपनी FRC एक बना ली कि जी मेरी शादी हुई हुई है, फिर उन्होंने FRC के अंदर अपना एक जो है वो बच्चा शो कर लिया कि वो भी है, ठीक है। अब उसके साथ उन्होंने एप्लीकेशन दी और अनफॉर्चुनेटली वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखें, जो आप एक रिकॉर्ड एम्बेसी के अंदर सबमिट होता है आपका, ठीक है, वो उनके पास रहता है, रिजर्व में रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जी 2 साल बाद रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा, 5 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी अपनी एप्लीकेशन डालते हैं, आपका एक GWF नंबर बनता है यूके के लिए, फिर इस तरह USA के लिए भी रेफरेंस, हर कंट्री आपका रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करती है। आप जैसे ही उसे नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो वो आपका पुराना रिकॉर्ड भी ओपन कर लेंगे कि इनका पहले रिफ्यूज़ हुआ था तो क्यों हुआ था, ठीक है। वैसे नॉर्मली यूके
10 ईयर्स की आपसे हिस्ट्री पूछता है कि 10 साल का आप बताएं कि आप यूके में गए हैं, नहीं गए, रिफ्यूज़ हुए हैं, किसी और कंट्री से रिफ्यूज़ हुए हैं, जो भी है वो पूछता है। अब ऐसे केस के अंदर जब हमने अब उनकी एप्लीकेशन लेनी है तो मेरी आदत है, मैं किसी भी एप्लीकेंट का चाहे वो 1000 दफ़ा बोले, मैं कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जैसा है वैसे ही केस डालेंगे, ठीक है। अगर रिफ्यूज़ होता है कोई मसला नहीं, आप वेरी नेक्स्ट टाइम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई एक भी फेक डॉक्यूमेंटेशन आपको ब्लैक लिस्ट कर सकती है 10 साल के लिए, ठीक है। मुझे भी एक और केस याद आ रहा है, मैं वो भी अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अभी वो मुझे कह रहे हैं कि भाई अब मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी। अब अच्छा, मैं जो एक्चुअल चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, एक टाइम होता है जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, आप स्ट्रगलिंग स्टेज में होते हैं, आप कोशिश कर रहे होते हैं मैं बाहर चला जाऊँ, उधर जाके कोई पैसे कमा लूँ, सेटलमेंट हो जाए, फैमिली बन जाए। यहाँ पर कुछ नहीं है, गुजारा नहीं हो रहा, घर के खर्चे नहीं चल रहे होते, हैंड टू माउथ होते हैं, एक ही टाइम होता है। फिर हर आदमी के लाइफ में एक टाइम आता है जब उसके पास ऑलमोस्ट सब कुछ होता है, थोड़ा या ज़्यादा, किसी के पास बहुत ज़्यादा, किसी को बहुत कम, लेकिन आपके पास इतना होता है कि आप फिर उस वक्त रिग्रेट कर रहे होते हैं, आप पछता रहे होते हैं कि मैंने जो एक्टिविटी आज से 10-15 साल पहले की थी वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आपने जो फेक डॉक्यूमेंटेशन की आपको उसके ऊपर अफसोस हो रहा होता है, आपने जो झूठ बोला होता है उस पर अफसोस हो रहा होता है। लेकिन अब वो क्या कहते हैं, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, वो मामला है कि टाइम तो ओवर हो गया। अब रिकॉर्ड आपका एम्बेसी के पास जा चुका होता है, ठीक है। अब एम्बेसी के पास जब आपका रिकॉर्ड गया, उनको पता है कि शादी हुई हुई है, आपके बच्चे हैं, रियलिटी में उन साहब की, उन महाशय की अभी तक शादी नहीं हुई भी, नहीं है। अब जब हम दोबारा देंगे कि भाई ये सिंगल है, तो 100% नहीं 1000% आपका केस रिफ्यूज़ भी होगा और आप ब्लैक लिस्ट भी होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि देखें, जो झूठ होता है ना, उसको आप याद नहीं रख सकते, एक से दूसरे दिन याद नहीं रख सकते। तो 10 साल पुरानी बात कहाँ याद रहेगी, किसको बीवी बनाया था, किसको बच्चा बनाया था, क्या किया था, क्या नहीं, सब भूल जाता। फिर जो होता है ना सच, वो भूलता नहीं है, आपको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटो याद रहता है, ठीक है। अब उन्होंने बता दिया कि मेरी शादी हुई है मामला, अब मेरे पास आई जी क्या करें। अब मैंने उनको कहा कि भाई आपने क्या एक्टिविटी की थी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, हमें उसका तोड़ निकालना पड़ेगा या हमें रियलिटी के ऊपर जाना पड़ेगा, चाहे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। उनको मैं ये बता चुका हूँ कि इस दफ़ा फिर आपका 99% मुझे लग रहा है कि वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, लेकिन एटलीस्ट आपका जो स्टेटस है वो एम्बेसी में वो ठीक हो जाएगा कि पहले आपने जो कुछ बताया था, अभी हम रियलिटी जब बताएंगे तो इस दफ़ा आपका वो रियलिटी वाला जो केस है वो सबमिट हो जाएगा, लिहाजा इतना लॉस आपका हो सकता है, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो मैं आपका केस हैंडल करता हूँ। कहते हैं ठीक है जी, आप जो बात कर रहे हैं हमें समझ में आ रही है। तो जब आप एक रियलिटी के ऊपर बात करेंगे तो क्लाइंट को भी समझ में आती है, ठीक है, और एम्बेसी को भी समझ में आएगी, हाँ भाई ये इसका स्टेटस है, उसके पास पैसे भी हैं। उस वक्त वो बताते हैं कि हमारे पास घर का रेंट देने के पैसे नहीं थे, और इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनके पास, मैंने उनकी स्टेटमेंट्स चेक की हैं, मैंने उनकी प्रॉपर्टीज चेक की हैं, और मैं हैरान हो रहा था कि यार आपने वो क्या एक्टिविटी की, क्योंकि उस वक्त पता नहीं था कि आगे क्या मामला होने वाले हैं। तो अल्लाह ताला के ऊपर कामिल यकीन होना चाहिए, मामला ठीक हो जाते। खैर, अभी हम उनका केस ले रहे हैं, लेकिन अब वो इतना कुछ होने के बावजूद, इतने पैसे होने के बावजूद, प्रॉपर्टी होने के बावजूद वो स्टक कर गए हैं, वो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो प्लीज़ वो लोग जो ऑलरेडी हो चुका है उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप तक ये बात पहुंचाने का मकसद ये है कि अगर आपके इल्म में है कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाह रहा है, जो कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन लगाना चाह रहा है, तो उसको प्लीज़ मोटिवेट करें इस बात के ऊपर कि आने वाले वक्त में बहुत सी चीज़ें बेहतर होती हैं, ठीक, हो सकती नहीं होती हैं, ये हमें कामिल यकीन होना चाहिए कि हर आने वाला दिन आपके लिए बेहतरी के ऊपर होता है। तो अपनी कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन ना करें ताकि फ्यूचर में आप इजीली किसी भी कंट्री का बगैर किसी खौफ के आप वीज़ा अप्लाई कर सकें। इसमें एक और मेरे पास 2 केसेस और आए थे मेरे पास। एक यूएसए का केस था जिसमें उसने आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले एक वीज़ा अप्लाई किया था उस बच्चे ने। उसने लगाया था कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बेटी है और मेरा स्पोर्ट्स का बिजनेस है। फिर वो 8-10 साल बाद, यानी आज से 2-3 साल पहले, जब वो दोबारा वीज़ा अप्लाई करने के लिए उसको गया, उसको याद नहीं था कि मैंने ये चीज़ें मेंशन की हैं। उसने वहाँ पे बताया कि मैं तो सिंगल हूँ। वो यूएस एम्बेसी में जो इंटरव्यू कर रहा था, उसने वो मुझे बताया, उसने कि उसने घुरी डाली है ऐसे, मेरा घूर के मुझसे उसने कहा कि यार आप तो शादीशुदा थे, कि आपकी तो बेटी है, आपका तो स्पोर्ट्स का बिजनेस था, अभी आप बता रहे हो कि आपका जो है फलाना बिजनेस है, आपकी शादी नहीं हुई हुई, आप अंगेज हैं सिर्फ। तो उसके वहाँ पर रंग उड़ गए। फिर उसको याद आया कि यार उस एजेंट ने कुछ किया होगा, जब उसने वीज़ा अप्लाई किया था उसने कोई 2 नंबरी की होगी। तो उस वक्त फिर बंदा पछता रहा होता है कि मुझे इस तरह की कोई एक्टिविटी, फेक डॉक्यूमेंटेशन नहीं करने चाहिए। फिर 1-2 महीना पहले मेरे पास एक केस आया,
वो उन्होंने कहीं से स्टेटमेंट बनवाई थी, ठीक है। अब स्टेटमेंट उन्होंने जिस एजेंट से बनाई, अब आम आदमी को तो नहीं पता कि स्टेटमेंट ओरिजिनल है, फेक है, कैसी है कैसी नहीं। सारा केस ठीक गया, उन्होंने 7-8 हज़ार पाउंड फ़ी जो है वो यूनिवर्सिटी में जमा कराई, यानी कि अराउंड 20 लाख रुपए, जो कि लीगल होती है, फ़ीस जमा करवाई उन्होंने। फिर इंश्योरेंस गई उसकी एम्बेसी फ़ीस गई, यानी टोटल कुछ 24 से 25 लाख रुपए का एक्सपेंस उन्होंने किया, यूनिवर्सिटी को भी एम्बेसी को भी। वहाँ से रिफ्यूज़ल के साथ ये रिज़ल्ट आया कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो फेक है, इसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, बल्कि ये अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं करता। वेरीफाई कर लिया एम्बेसी ने, 10 में से 1 केस वेरीफाई होता है, और अगर आपका वो केस वेरीफाई हो गया, आपका ही वेरीफाई हो गया, तो बस ख़त्म काम। उन्होंने रिजल्ट के अंदर 10 साल का बैन लगा के भेजा है यूके एम्बेसी ने, 10 साल तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपका जो एक टाइम होता है, आप उसे जवानी का टाइम कह सकते हैं या उसे काम करने का टाइम कह सकते हैं, वो 8-10 साल ही होते हैं। तो जब 10 साल तक आपका हो नहीं सकता, तो उसके बाद कहानी ख़त्म होगी, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी इस तरह की फेक डॉक्यूमेंटेशन से अवॉइड किया करें। इससे आज नहीं तो आपको फील नहीं हो रहा होता, लेकिन आने वाले वक्त में, फ्यूचर में आप ज़रूर पछताएंगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे पास हर आने वाले दिन में कोई ना कोई इस तरह के लोग आ रहे होते हैं, जो कुछ एजेंट हजरात के कहने के ऊपर अपनी डॉक्यूमेंटेशन फेक कर लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट फेक लगा लेते हैं, कुछ भी फेक लगा लेते हैं। तो वीज़ा तो देखें, मुझे रिफ्यूज़ल से डर नहीं लगता, ठीक है। मैं कहता हूँ, बल्कि जो भी मेरे पास आता है पहले मैं उसे कहता हूँ कि आपका रिफ्यूज़ हो सकता है, उसका माइंड बना देते हैं। क्यों? क्योंकि लगना या ना लगना ये एम्बेसी के पास है। हमारा काम है एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन को एम्बेसी तक पहुँचाना। अगर उसके अंदर आप झूठ, फ्रॉड, फ्रेब का जो है वो लेंगे, सहारा लेंगे, और रिफ्यूज़ फिर भी हो गया, ठीक है। यहाँ तो होना कि जी वो पता नहीं 100% वीज़ा लग जाएगा। मैंने आज तक कोई भी ऐसा वीज़ा 100% लगते नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ ये गलत कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो जब आपको रिफ्यूज़ तो वो होंगे, लेकिन साथ में ब्लैक लिस्ट भी कर देंगे। कल आने वाला दिन बहुत अच्छा हो सकता है, आपके बिज़नेस बहुत अच्छा जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, आपका अपना बिज़नेस होगा, लेकिन उस वक्त आप पछताएंगे इस बात के ऊपर कि काश मैंने फेक डॉक्यूमेंटेशन ना की होती। तो उम्मीद है कि मेरी छोटी सी बात आपको पसंद आई होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत थोड़ी सी बात करूँ, लेकिन वो थोड़ी सी बात भी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अगर आपको ठीक लगा, अच्छी लगी बात, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो आने वाले दिनों में इस तरह की हरकतें करना चाह रहे हैं। मोस्टली वो लोग जो मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के दरमियान में होते हैं, जिनको बाहर जाने का भूत सवार होता है और वो इस तरह की हरकतें करते हैं। कल को वही लोग यहाँ पे बिजनेसमैन बनते हैं। मैं आपको बताऊं, जो बंदा यहाँ पे अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहा होता है वो इतना अच्छा बिजनेसमैन नहीं बनता, वो मोस्टली जॉब के अंदर जाता है। लेकिन जो लोग स्टडी छोड़ देते हैं मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद, या किसी भी वक्त, तो वो लोग बिजनेस में आ जाते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, कल को आने, मैंने देखा है बहुत से लोग बड़े अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, लेकिन उस वक्त पछता रहे होते हैं जो उन्होंने गलतियाँ की होती हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। आने वाले दिनों में चंद नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।